हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है सॉइल प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पे चर्चा की थी और आज जो हम चर्चा करेंगे सॉइल का केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को हम समझेंगे कि क्या है, कैसे हैं और क्यों हैं। तो आइए देखते हैं कि सॉइल प्रॉपर्टी में आज जो हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या है। तो देखिए, सॉइल प्रॉपर्टी में अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम मुख्यतः क्या बात करेंगे, उसके पीएच के बारे में बात करेंगे, कैटायंस या एनायंस एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कैटायन या एनायन एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। कोई मिट्टी अम्लीय क्यों है, कोई मिट्टी क्षारीय क्यों है, लवणीय क्यों है, ये सब या तो हम पीएच के माध्यम से जान सकते हैं या इनमें जो कैटायन और एनायन एक्सचेंज हो रहा है उसके माध्यम से हम इसको परिभाषित करते हैं। तो जो आज सबसे पहले हम समझेंगे उसमें आज जो हम देखेंगे वो किसको देखेंगे, अम्लीय और क्षारीय गुण वाले में हम देखेंगे किसको, क्षारीय और लवणीय गुण को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अम्लीय गुण पे बात करेंगे कि उसकी एसिडिटी क्यों है। क्योंकि आप सबको पता है कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक मार्किंग की जाती है और 0 से लेकर 7 तक को हम लोग बोलते हैं एसिड और इसके बाद का हम लोग बोलते हैं बेस, और ये जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं उदासीन बिंदु। और जैसे ही 7 से 14 तक जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय और 0 से 7 तक जाएंगे तो अम्लीय। ये किस पे डिपेंड करता है, H+ के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा H+ का कंसंट्रेशन है उतना ही ज़्यादा क्या है आपका अम्लीय है। ठीक, जितना ज़्यादा OH- का कंसंट्रेशन है उतना ही ज़्यादा क्षारीय है। तो ये बात तो सबको पता है। हमको जो चर्चा करना है वो है पहले क्षारीय गुण और लवणीय गुण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक पौधे के लिए जो पीएच वैल्यू मायने रखता है, उत्तम पीएच वैल्यू वो होता है 6.5 to 7.5। तो ये जो पीएच वैल्यू है 6.5 to 7.5, यहाँ पर पौधे की वृद्धि सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगर बात करें अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो एसिडिक प्रकृति के होते हैं, कुछ क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इस तरह से भी होते हैं। धान थोड़ा एसिडिक प्रकृति का होता है, तो वहाँ पीएच की वैल्यू सब में अलग अलग होती है। लेकिन मुख्यतः बात किया जाए तो पीएच जो होता है पेड़ पौधों के लिए वो अगर 6.5 to 7.5 है मिट्टी का पीएच, तो वो उनकी वृद्धि के लिए सबसे अच्छा है। अब देखिए, जो हमको समझना है वो है क्षारीय गुण को समझना है और लवणीय गुण को समझना है उसका। तो उसके लिए 3 आधार हैं, या तो हम उसके पीएच को जानेंगे, या विनिमय सोडियम की औसत मात्रा के आधार पर, या घुलनशील लवणों की मात्रा के आधार पर। यही 3 आधार है जिसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि कोई मिट्टी लवणीय है या क्षारीय है। अब देखिए, मृदा में जो क्षारीयता का गुण या लवणीयता का गुण आता है वो किस लिए आता है, उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों के कारण। वे घुलनशील लवण कौन से हैं, वो घुलनशील लवण है आपके सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ये सब अगर प्रेजेंट है तो वह जो सॉइल है वो कैसा गुण प्रदर्शित करेगा, लवणीय या क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस लवणीय या क्षारीय गुण को समझने के लिए कुछ टर्म्स भी दिए गए हैं। ठीक है, एक होता है आपका ESP। ESP का होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, यानी कि सोडियम का कितना वो एक्सचेंज कर रहा है उसका अगर परसेंटेज निकाल ले तो हम बता सकते हैं कि कोई सॉइल जो है वो क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहा है या लवणीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो ESP इक्वल टू क्या होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम इन मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल अपॉन टोटल चेन एक्सचेंज कैपेसिटी इन मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम इन मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल अपॉन टोटल चेन एक्सचेंज कैपेसिटी इन मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। एक तो ये चीज़ है। एक दूसरा चीज़ जो हम इसके लिए निकालते हैं वो होता है एक SAR वैल्यू। SAR क्या होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, इस ESP को और क्या नाम से जानते हैं हम लोग, सोल्यूबल सोडियम परसेंटेज भी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक SAR टर्म्स है, जनरली हम लोग SAR के टर्म्स में बात करते हैं। SAR क्या होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। इस सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कोई मिट्टी क्षारीय है, लवणीय है। तो ये क्या होता है, सोडियम आयन अपॉन कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम आयन का एवरेज जो होता है ये अंडर रूट में होता है। ठीक है, सोडियम आयन अपॉन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का एवरेज का अंडर रूट है। तो ये जो होता है रेशियो, इस रेशियो को अगर हम लोग निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो क्षारीय गुण प्रदर्शित कर रहा है कि अम्लीय गुण। अब एक चीज़ समझते हैं कि सॉइल के बारे में देखिए,
सॉइल के बारे में समझते हैं क्या है। देखिए सॉइल जो होता है वो मुख्यतः 3 चीज़ों से बना है, सैंड, स्लिट, क्ले। ठीक है, सबको पता है सॉइल, सैंड, स्लिट और क्ले। ठीक, इनमें जो बाउंडेशन होता है वो ह्यूमस के कारण होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, आयंस जो होते हैं इनसे चिपक के रहते हैं, यही सब चीज़ हमको समझना है। देखिए तो कोई भी सॉइल है ये जो होता है सैंड, स्लेट और क्ले से बना है और यही एग्रीगेट है हमारा, और अलग अलग सॉइल में इसकी परसेंटेज मात्रा में बस चेंजेस होता है और उसको फिर हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो सबको पता है। अब देखिए यदि अगर सॉइल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा सोडियम से ज़्यादा है तो सॉइल संगठित होगा। कहने का क्या मतलब यहाँ पास, अगर सॉइल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा सोडियम की मात्रा से अधिक है तो सॉइल जो होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, संगठित होगा, बंधा हुआ होगा। पर अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो गई उस सॉइल में तो वह जो सॉइल है वो बिखर जाएगा, यानी कि जो सैंड, स्लेट और क्ले के बीच जो बाउंडेशन है वो कमज़ोर हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसे सॉइल में क्या होता है आपका, अगर संगठित सॉइल है तो उसमें क्या होगा, उसकी परमेबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, उसमें वायु संचार अच्छा होगा। ठीक, उसकी स्ट्रक्चर मजबूत होगी। पर अगर वहीं आपका क्या होगा, डिस्पर्स्ड सॉइल है, ठीक है, उसका संगठन कमज़ोर होगा, वायु संचार कम होगा, परमेबिलिटी कम होगी, है ना, वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी कम होगी। तो ये सारी बातें होती हैं। ठीक, अगर आप देखें सॉइल को तो ये मैं क्या मान रहा हूँ, सॉइल पार्टिकल है जो कि सैंड, स्लेट, क्ले से बना है। और ये जो सॉइल होता है एक ऐसा होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मोस्टली जो सॉइल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, कहीं कहीं पर सॉइल जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो सॉइल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब सॉइल में क्या है, घुलनशील लवण है, जैसे कि क्या है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है, नेगेटिव आयंस भी होते हैं, क्लोरीन। तो ये सब आपके क्या है, प्रेजेंट है, पोटेशियम। तो देखिए अगर ये जो सॉइल पार्टिकल्स जो हैं, अगर ये जो क्या बोलते हैं कैटायंस या एनायंस हैं, अगर ये सॉइल पार्टिकल से चिपके हुए नहीं हैं तो क्या होंगे, इजली पानी द्वारा लीच आउट हो जाएंगे, बह के निकल लेगा। लेकिन ये जो होता है कैटायंस जो होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है। सॉइल पार्टिकल्स कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, इन सॉइल पार्टिकल से चिपक जाएंगे। ठीक, सॉइल पार्टिकल से चिपक जाएंगे और एक जो होगा मजबूत स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। एज वेल एज अब जब पानी आएगा तो ये इजीली लीच आउट नहीं होंगे और प्लांट के लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो प्लांट जो होगा इसको यहाँ से इजीली क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। तो ये रहा क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो होता है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ये क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को बांध के रखे हुए हैं। लेकिन वैसे ही सोडियम आयन होता है। सोडियम आयन की प्रवृत्ति ये होती है कि पॉजिटिव चार्ज तो होता है लेकिन वो क्या करता है, इस सॉइल पार्टिकल्स को बिखेर के रख देता है। ठीक है, जैसे वो सॉइल पार्टिकल्स में एंटर करता है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, सॉइल पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर देना, उसके स्ट्रक्चर को ख़राब कर देना। ठीक है, उसकी परमेबिलिटी, पोरोसिटी को ख़राब कर देना। तो ये सोडियम आयन का काम होता है। तो सोडियम आयन इसको क्या कर देगा, ख़राब कर देगा। तो यहाँ पर देखिए SAR है, इसी से हमने समझना है कि मान लीजिए कि कोई सॉइल है, अगर उसमें SAR का परसेंटेज ठीक ठाक बैलेंस्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन SAR इंक्रीज़ कब होगा, जब सोडियम की मात्रा इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सोडियम की मात्रा इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, SAR इंक्रीज़ हो जाएगा। और वैसा सॉइल क्या होगा, आपका डिस्पर्स सॉइल होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयन मात्रा जब ज़्यादा होगी तो कैसा होगा, फ्लक्चुएटेड सॉइल होगा। यहाँ तक ठीक। एक टर्म्स और आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखिए जो शुद्ध जल होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, शुद्ध जल जो होता है वो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं जब उसमें हम लोग सॉल्ट मिलाते हैं, यानी कि सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो जस्ट सॉइल में भी ऐसा होता है कि सॉइल में जो वाटर है उसमें जैसे जैसे आपका क्या होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। और ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई तो वह सॉइल कैसा होगा, सलाइन सॉइल हो जाएगा। ठीक है,
और ऐसे सॉइल में जो पौधों की वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो होता है आपका, मान लीजिए कि वो क्या है, Na+ और Cl- आयन प्रेजेंट है आपका वाटर में, और क्या होता है H2O को क्या लिख सकते हैं, H+ और OH-। तो ये जो Cl- ये इससे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये किससे बनाएगा, इससे बॉन्ड बनाएगा NaOH से। तो इस तरह क्या होता है, जो प्लांट के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसलिए जो होता है इन जैसे प्लांट में जनरली ये क्या करते हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र में आपका जहाँ पर होता है वहाँ इसी तरह की दिक्कत आती है कि अवेलेबल वाटर कम हो जाता है प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि यह साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से वो अवेलेबल वाटर जो होगा प्लांट के लिए, जो वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम जनरेट होता है। तो यहाँ देखिए, अगर लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो फ्लोक्यूलेटेड होगा, अगर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड हो जाएगा। सोडियम की मात्रा कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो वहाँ पास ये गड़बड़ होगा ही। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग को चीज़ समझना था, जो कि हम समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों में इन तीनों को हम लोग कंपेरिजन करके देखते हैं और उनमें क्या क्या बातें हैं वो समझते हैं। तो आइए देखते हैं, सलाइन सॉइल, ठीक है, लवणीय मृदा या श्वेत मृदा, सोडिक सॉइल मृदा, काली मृदा, क्षारीय मृदा या अलवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय या क्षारीय मृदा, ये तीन मैंने डिवाइड कर लिया है। अब देखिए, लवणीय मृदा या श्वेत मृदा जो मैं कह रहा हूँ, जिसमें क्या होगी, सॉल्ट की मात्रा अधिक होगी, लवण की मात्रा अधिक होगी, और ऐसे जो होते हैं आप खेत देखेंगे जहाँ पर क्या होगा, वाइट पार्टिकल्स जो होंगे खेत के ऊपर आपको दिखने चालू हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर भी लवण की मात्रा अधिक होती है उन खेतों में क्या होगा, आपको खेत के ऊपर वाइट परत दिखने लगता है। वैसे मृदा वाले सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लवणीय मृदा। ठीक है, इसमें देखिए जो होता है सलाइन सॉइल में, मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी, हाई होगी। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट की मात्रा अधिक है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होगी। 4 मिलियन mho पर सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो होगा वो लेस देन 50% होगा, और pH कैसा होगा, लेस देन 8.5 होगा। अगर pH लेस देन 8.5 है तभी वहाँ पास क्या होगा, आपका लवणीय मृदा या श्वेत मृदा मिलेगा। ठीक है, और उसमें एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो होगा वो लेस देन 50% होगा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो ग्रेटर देन होगी 4 मिलियन mho पर सेंटीमीटर से। ठीक, तो निर्माण देखिए कहाँ होता है, ऐसा जो सलाइन सॉइल है वो जनरली आपको शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहाँ पर 55 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, या लवण की सांद्रता वहाँ अधिक होती है, या हम क्या बोल सकते हैं, उच्च ताप का क्षेत्र होगा और वहाँ निम्न वर्षा हो रही होगी। जैसे आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र में आपको लवणीय सॉइल मिलता है। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पास 55 सेंटीमीटर, क्या बोल रहे हैं हम लोग, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पास 55 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रहा होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, पानी बहुत कम होगा, तो वहाँ मिलेगा आपको। ठीक, अब देखिए इस टाइप के सॉइल में आपको जनरली क्या होते हैं, आपके प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, इस टाइप के सॉइल में हम किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं। इस तरह के सॉइल को ट्रीटमेंट करने का क्या उपाय है, लीचिंग द्वारा। लीचिंग द्वारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग उसको साफ़ पानी से धोते हैं। ठीक है, साफ़ पानी से उसको निक्षालित करेंगे, लीच आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका जल निकासी की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ से निकाला और दूसरी जगह जाके जमा हो गया। तो ऐसे वाले चीज़ों में क्या होना चाहिए, आपकी निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लीच आउट करेंगे। दूसरा, भूमि सुधार के लिए प्रारंभिक वर्ष में ऐसे खेतों में हम लोग चावल की खेती करते हैं। ये जो आपका लवणीय मृदा है जनरली उन क्षेत्रों पे भी ज़्यादा दिखने को मिलता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होती है। ठीक है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है, वहाँ बहुत ज़्यादा ही खेती होती है। इसके कारण क्या होता है, सॉइल में सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो वो ऊसर भूमि बनने लग जाती है। तो ऐसे भूमि में सुधार के प्रारंभिक वर्ष में चावल की खेती करनी चाहिए। ठीक है, लीच आउट द्वारा साफ पानी से लीच आउट करना चाहिए, या उस मिट्टी को पलटना चाहिए, खोदना चाहिए। ठीक है, मिट्टी को खर्चना चाहिए और उसके बाद उसको साफ जल से निच्छालित करना चाहिए। इस तरह का प्रोसेस अपनाना चाहिए किसमें, सलाइन सॉइल में। इसके बाद देखिए आपका सोडिक मृदा या काली क्षारीय या अलवणीय क्षारीय मृदा में,
यहाँ पर जो होगा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 4 होगा, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, लेस देन 4 मिलियन मो पर सेंटीमीटर। और ESP कैसा होगा, ग्रेटर देन 15%। यहाँ कैसा है, लेस देन 50% है, यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 50% है। क्षारीय मृदा है तो जाहिर सी बात है pH इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 8.5 होगा, लेकिन ये जो होगा 8.5 से 10 के बीच में ही लाया करेगा, ठीक है। 8.5 से 10 के बीच में लाया करेगा। बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा तो विषाक्त हो जाता है, तो 8.5 से 10 तक ही लाया करेगा। यहीं तक का है, मिट्टी को थोड़ा बहुत झेला जा सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो मिट्टी को आप झेल नहीं पाएंगे। वहाँ किसी भी तरह की उपजाऊपन नहीं हो सकता, वहाँ किसी तरह का मतलब वहाँ किसी भी तरह का फसल नहीं ले सकते हम लोग। Na+ के अधिकांश मृदा में A स्तर का अभाव हो जाता है। इस टाइप की जो मृदा होती है जहाँ पर क्या होता है, सोडियम आयन की अधिकता होती है, तो उसमें जो आपका हमने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा है उसमें क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट हॉरिजॉन्स होते हैं, तो उसमें जो A हॉरिजॉन होता है वो जनरली क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है सोडियम की अधिकता के कारण। दूसरा, इनफिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। ऐसे में क्षेत्रों में आपका इनफिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी याद रखिए, इनफिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। फिर उपाय क्या कर सकते हैं, उपाय करने के लिए क्या करना है आपको, सोडियम आयन को हम लोग कैल्शियम आयन से विस्थापित करेंगे। इस सोडियम आयन को कैल्शियम आयन से विस्थापित करेंगे तथा सोडियम आयन का क्या करेंगे हम लोग, निक्षालन करेंगे, जल द्वारा उसको वॉश आउट करेंगे। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए उसको वॉश आउट करने के लिए। उसके बाद जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक, जिप्सम का उपयोग करेंगे। आयरन पायराइड का उपयोग कर सकते हैं, FeS2। फिर भारी कार्बनिक खाद, हरी खाद, फसल अवशेष इत्यादि को हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम के साथ ही मिलाकर डाल देते हैं भूमि पे, ठीक है। जैसे है आपका भारी कार्बनिक खाद, हरी खाद या कोई भी फसल के अवशेष हो, उनको हम क्या करते हैं, जिप्सम के साथ मिलाकर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक। तो और देखा जाए मैनेजमेंट के तौर पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट्रोजन रिच उर्वरक का हम लोग को क्या करना, उपयोग करना है। और इसमें प्रारंभिक वर्षों में हम लोग जिंक का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे और प्रारंभिक वर्षों में जिंक का उपयोग करते हैं। या क्या कर सकते हैं, चावल के साथ ढेंचा की खेती या चावल ढेंचा या बारसिम की खेती कर सकते हैं। साथ में ट्रीटमेंट करना है तो क्या करेंगे, प्रारंभिक वर्षों में चावल और ढेंचा की खेती या चावल ढेंचा या बारसिम की खेती साथ में करते हैं। ये रहा आपका सोडिक सॉइल, काली क्षारीय मृदा या लवणीय क्षारीय मृदा। अब इसके बाद आता है लवणीय क्षारीय मृदा, सलाइन अल्कलाइन सॉइल, जिसमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कैसा है आपका, हाई है, 4 मिलीमोस पर सेंटीमीटर है। ESP ग्रेटर देन 15% है, पर pH कैसा है, 8.5%, कितना है, लेस देन 8.5 है, ठीक, लेस देन 8.5 है। तो आपको जो याद रखना है, एक तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों सॉइल का आप याद रखिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो बनना चाहिए। दूसरी बात, लवणीय क्षारीय मृदा के लिए कारण क्या हो सकता है, वही है ड्राई एरिड एरिया होगा, जल निकास का अभाव होगा इस एरिया पे, लवणीय जल से हम लोग सिंचाई कर दिए होंगे तो, या अधिक सिंचाई से जल स्तर का ऊंचा होना, ठीक। बहुत ज़्यादा अगर हम लोग ने सिंचाई कर दिया उस क्षेत्र पर तो भी क्या होता है, उस क्षेत्र पे जल का स्तर ऊंचा हो जाएगा, तो वहाँ सॉइल जो होंगे वो लवण को क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे, तो इस कारण भी होता है। तो ये हो गया आपका क्या, लवणीय क्षारीय मृदा के कारण। अब देखिए इन सब का प्रभाव क्या पड़ता है, इस लवणीय और क्षारीय मृदा का मृदा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो देखिए। क्या हो रहा है प्रभाव, मृदा संरचना जो होती है वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। जो मृदा संरचना होती है वो डिस्पर्स हो जाती है, इसमें वायु का संचार है या परमेबिलिटी है वो कम हो जाती है, पोरोसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर पे सूक्ष्म जीवों का भी जो होता है विकास अवरुद्ध होता है, ठीक। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता जो होती है वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। दूसरा, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस की अनुपलब्धता हो जाती है, जो कि मेन क्या है आपका पोषक तत्व है पौधों के लिए, तो इसकी कमी हो जाती है, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस की। फिर pH जो वैल्यू होती है वो 8.5 होने से पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। जो भी बात की है, पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाएगा, जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर क्षारीय मृदा में NO2CO3 अधिक हानिकारक होता है। तो ये क्या होता है, क्षारीय मृदा में NO2CO3 अधिक हानिकारक है। तो इस तरह की मुख्य बातें हैं किसकी, हमारी सलाइन सॉइल और सलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल और सलाइन और अल्कलाइन सॉइल की।
चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या अम्लीय मृदा को, अम्लीय मृदा किसे कहते हैं। तो देखिए कोई भी जो मृदा होगी उसकी प्रायोगिक तौर पर जब यहाँ हम पौधे या प्लांट के संबंध में बात कर रहे हैं, मृदा के संबंध में बात करें तो हम बोलते हैं कि जब pH 6.5 से कम होगा तब हम उसको अम्लीय मृदा मानते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 6.5 से 7.5 के बीच में ही पौधों के विकास के लिए अनुकूलतम pH होता है। उससे कम हुआ तो फिर हम क्या बोलते हैं, वो अम्लीय मृदा है, और उससे ज़्यादा हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा है। अब देखिए कोई भी pH को हम लोग क्या बोलते हैं कि जब वो pH 6 से 6.5 है तो हम उसको बोलते हैं एक ऐसा अम्ल है, अल्प अम्लता है इसमें एसिड, जो एसिडपन है इसका क्या होगा, बहुत कम होगा। 5.6 से 6.6 है तब बोलेंगे मध्यम अम्लीय है। 5.1 से 5.5 है तो प्रबल अम्लीय है। 4.5 से 5 है तो अति अम्लीय है, और 4.5 से भी कम हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं अत्यधिक अम्लीय है। ठीक, तो सॉइल में जो अम्लीयता का कारण क्या होता है, उसमें कौन से आयन्स प्रेजेंट होंगे, तो हम बोलेंगे कि वो सॉइल अम्लीय है तो होगा आपका एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन आयन है, फेरस आयन है। ये सब आयन के जो प्रेजेंस होता है वो सॉइल को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। ठीक, अगर हमको समझना क्या होगा, इस अम्लीय मृदा को समझने के लिए एक टर्म समझना होगा, वो है आपका PBS, परसेंटेज बेस सेचुरेशन। इसी के आधार पर हम सॉइल की अम्लीयता को बताते हैं। तो PBS क्या होता है, एक्सचेंजेबल बेसिस सेंटीमोल पर केजी ऑफ सॉइल अपॉन क्या है ये, कैपेसिटी एक्सचेंज, सॉरी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जो भी किस में नापते हैं हम लोग, सेंटीमोल पर mg ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टर्म है वो है आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि जैसे कि सॉइल जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव प्रकृति का होता है, और उसकी चारों ओर क्या है, आपके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट हैं। तो जो पॉजिटिव आयंस है वो क्या हो जाएंगे, वो सॉइल पार्टिकल से तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और नेगेटिव पार्टिकल जो होंगे वो रिपल हो जाएंगे। ठीक, अगर ये ऐसी सामान्य अवस्था में पड़े हैं तो पानी द्वारा क्या हो जाएंगे, लीच आउट हो जाएंगे। लेकिन चूंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये सॉइल पार्टिकल से जाके चिपक जाते हैं, और कोई सॉइल पार्टिकल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और उसमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो जो प्लांट है वो क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत होती है, मान लीजिए कि कोई प्लांट है उसको K+ आयन की आवश्यकता है। ठीक, तो ये K+ आयन कहाँ से लेगा, वो सॉइल से लेगा। तो वो क्या करता है, प्लांट इस K+ आयन को सॉइल से लेता है, और बदले में क्या लेगा, किस K+ आयन को सॉइल से लेता है, और बदले में एक्सचेंज के फॉर्म में वो क्या देता है, H+ आयन। ठीक, K+ आयन को लेता है और H+ आयन का एक्सचेंज करता है। ये आयन जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा ही हमको क्या लगेगा, H+ आयन खर्च करना पड़ेगा पौधे को। तो अगर Ca2+ आयन निकालना है तो हमको क्या होगा, 2 H+ आयन देना पड़ेगा। अगर Fe3+ निकालना है तो हमको 3 H+ आयन देना पड़ेगा। तो जितना बड़ा आयन होगा उतना ज़्यादा ही हमको क्या करना पड़ेगा, H+ आयन खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ जो आदान प्रदान हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो Fe3 जो बड़ा है, इसके अंदर चार्जेस बड़े हैं, तो इसको क्या होगा, यहाँ H+ आयन का एक्सचेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। ठीक, तो H+ आयन का एक्सचेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कब ज़्यादा होगी, हम बोलते हैं कि जब क्या होगा, सॉइल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, और जिनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। देखिए कुछ सॉइल जो होते हैं, सॉइल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है, कुछ नेगेटिव आयंस भी होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट और सल्फेट के आयंस होते हैं। ठीक, तो ये नाइट्रेट और सल्फेट के आयन तो क्या होंगे, अगर सॉइल नेगेटिव चार्ज्ड है तो ये तो पानी के द्वारा लीच आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर सॉइल पॉजिटिव है, ठीक है, अगर सॉइल पॉजिटिव आयन वाला है तब क्या होंगे, ये वहाँ पास बॉन्डेशन बनाएंगे। कुछ कुछ क्षेत्रों की मिट्टी होती है, वहाँ पॉजिटिव जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन पॉजिटिविटी प्रदर्शित करते हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है, सॉइल जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव आयन होते हैं उसमें। लेकिन कुछ सॉइल में अगर वहाँ पॉजिटिव आयन होते हैं तो वहाँ क्या होंगे, ये जो नेगेटिव आयन है वहाँ उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये था क्या, आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अब देखिए इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं कि ये जो सॉइल है, अम्लीय सॉइल, उसका निर्माण कैसे होता है। एक तो है आपका आर्द्र जलवायु। अगर जलवायु कैसा है, आपका आर्द्र है, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है,
तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी गिरने के कारण क्या करेगा, वो ऊपरी सरफेस से सिलिका है या कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उन आयोनों को लीच आउट कर जाएगा और क्या करेगा, उसको बी स्तर पे जमा कर देता है। जैसा कि हमने किस में पढ़ा है, सॉइल प्रोफाइल में पढ़ा है कि लेटेराइट मिट्टी में जो होता है वो क्या करता है, उस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को लीच आउट करके कहाँ ले जाता है, बी स्तर पे ले जाता है, सिलिका का भी लीच आउट हो जाता है। तो ऐसे सॉइल में फेरस और एल्युमिनियम की अधिकता हो जाती है और सॉइल क्या हो जाता है, आपका अम्लीय हो जाता है। अगर देखा जाए तो भारत में जितने भी सॉइल पाए जाते हैं उसमें अगर आप ब्लैक सॉइल को छोड़ दिए तो लगभग सभी सॉइल जो होते हैं अम्लीय होते हैं। ठीक, जो सभी सॉइल होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो क्या बोला, एक तो आर्द्र जलवायु है, आर्द्र जलवायु के कारण क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम का लीच आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, आपका फेरस मैग्नीशियम सिलिकॉन का जमा हो जाएगा, एल्युमिनियम का जमा हो जाएगा, जिसके कारण वो सॉइल कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। दूसरा है नाइट्रिफिकेशन एवं अपचयन के कारण कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। नाइट्रिफिकेशन और रिडक्शन के कारण, अपचयन के कारण क्या हो रहा है, कार्बनिक अम्ल बन रहा है, इसलिए सॉइल एसिडिक हो जा रहा है। अम्लीय सेल से प्राप्त मृदा है, अगर हम लोग जिस सेल से इस मृदा का निर्माण है उसकी ही प्रकृति अम्लीय है तो सॉइल भी अम्लीय होगा, एक ये बोल सकते हैं। अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग करने से सॉइल आपका अम्लीय हो जाता है। अगर सॉइल पार्टिकल से बेसिस या क्षार का ज़्यादा क्या हो गया होगा, अवशोषण हो गया होगा, तो वो सॉइल जो होगा आपका अम्लीय हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ मुख्य बातें हैं। ठीक, अगर आप देखें आर्द्र क्षेत्रों में जिसमें सिलिकेट्स, क्ले और ह्यूमस की अधिकता होती है, वहाँ जो पीबीएस होता है, परसेंटेज बेस सेचुरेशन होता है, 80 से बहुत कम होता है, तब सॉइल क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक, तो सॉइल क्या होगा, अम्लीय होगा। तो ये कुछ मुख्य बातें थी अम्लीय सॉइल की। चलिए अब क्या देखते हैं हम लोग, जो अम्लीय मृदा है उसका क्या प्रभाव है, उसकी क्या विशेषता है और क्या प्रबंध हमको करना चाहिए, उसको समझते हैं। तो देखिए प्रभाव में H+ की अधिकता होने से क्या हो रहा है प्रॉब्लम, रूट टिश्यू जो हो रहा है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो जड़ की रूट टिश्यू होती हैं उस पर H+ आयन की अधिकता के कारण क्या हो रहा है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, दूसरा है कैटायंस के लिए पादप झिल्लियों की पारगम्यता कम हो जाती है। अम्लीयता बढ़ने के कारण क्या होता है, जो कैटायंस का एक्सचेंज कर रहा है उसके लिए जो पादप झिल्लियाँ होती हैं, है ना, प्लांट मेम्ब्रेन जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पारगम्यता उसके लिए कम हो जाएगा। तीसरा है फास्फेट का स्थिरीकरण हो जाता है। अम्लीयता बढ़ने के कारण क्या होगा, फास्फेट का स्थिरीकरण हो जाएगा। और आपको पता है कि जो पेड़ की वृद्धि के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट में अगर देखा जाए फास्फोरस क्यों ज़रूरी है, रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पास फास्फेट का स्थिरीकरण हो गया, जिसके कारण पौधे के लिए पी की अनुपलब्धता हो गई। ठीक है, पी क्या हो रहा है, एब्सेंट हो जा रहा है। ठीक, चौथा है कैल्शियम और पोटेशियम की कमी। कैल्शियम और पोटेशियम की कमी के कारण क्या हो रहा है, जड़ों का विकास अवरुद्ध हो रहा है। पांचवा है एल्युमिनियम, फेरस, मैग्नीज की अधिकता पौधे के वृद्धि को प्रभावित करती है। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखा जाए तो अम्लीयता के कारण पौधों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर है अगर इसकी विशेषता देखें कि अम्लीय मिट्टी की क्या विशेषता है, तो आप पाएंगे कि यह मिट्टी जो होता है हल्का होता है, इसका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, हल्का होता है। ठीक, परमेबिलिटी हाई होती है। ठीक है, इसमें जो होगा पारगम्यता अधिक होती है, हाई परमेबिलिटी होती है, लेकिन जल धारण क्षमता कैसी होगी, निम्न होगी। कार्बनिक पदार्थ निम्न होता है इसमें। और ऐसी मिट्टियों में फंजाई की अधिकता होती है। बैक्टीरिया जो होंगे वो कम होते हैं, लेकिन फंजाई जो होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। और फंजाई जो होता है उसके कारण लेकिन पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बैक्टीरिया के कारण पीएच पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन फंजाई के कारण पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये याद रखेंगे। उसकी जैविक विशेषता है। प्रबंध देखिए क्या प्रबंध करेंगे हम लोग को ऐसे क्या बोलते हैं क्रॉप लगाने चाहिए जो पीएच अनुकूल हो, जो अम्लीय हो, अम्लीयता को धारण कर सके। जैसे कि धान की खेती हम लोग करते हैं, वो थोड़ा एसिडिक होता है, तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, धान की खेती करते हैं। दूसरा, चूने का पत्थर यूज़ करें। ठीक, चूने का पत्थर यूज़ करें। अगर आप चाय एवं धान के लिए देखें तो पीएच कितना होना चाहिए, 4 to 6। ठीक, चाय और धान के लिए कितना होना चाहिए, 4 to 6। जनरली जितने भी हिली एरिया है जहाँ पर चाय के बागान है, कॉफ़ी के बागान, और सभी कैसे होते हैं, अम्लीय मृदा होते हैं। अब एक चीज़ और याद रखिए कि लो पीएच पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उसको याद रखिए। लो पीएच पर होते हैं एल्युमिनियम, फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट। ठीक,
न्यूट्रल पे दो चीज़ें होती हैं, इसको ज़्यादा अच्छे से याद रखिए। कौन सा होता है? एक फॉस्फोरस होता है और एक बोरॉन होता है। तो न्यूट्रल पे कौन सा है वो याद रखिए, फॉस्फोरस और बोरॉन। ठीक, ये जनरली आपको 6.5 से 7.5 के बीच में लाया करता है। हाई पीएच पे देखिए क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं, मोलिब्डेनम, ये सब जो होते हैं आपके क्या है, हाई पीएच वाले वैल्यू हैं। तो यहाँ तक हमने समझा क्षारीय अल्कलाइन मृदा, क्षारीय मृदा, और ये और क्या समझा हमने, अम्लीय मृदा के बारे में हमने जानकारी समझी। उसी में कुछ कुछ फैक्टर्स भी देखे हमने। तो यहाँ तक था हमारा रासायनिक इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है,